अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर और मफरूर कारकुनान रहनुमाओं के लिए एक ब्रीदिंग एक ठंडी हवा का झोंका आया है और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। कुछ लोग वो हैं जो 9 मई के अंदर मुलव्वस हैं, यानी 9 मई में मुलव्वस लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो ये कोई गैर मामूली और गैर मुतवक्के रिलीफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या सुपीरियर जुडिशरी की तरफ से? रहीम, मेरे ख्याल में कॉम्पनसेशन दी जा रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसकी वजह यह है कि 9 मई के वाकयात कोई ऐसे नहीं हैं जिसको मतलब कोई छुप के हुए हों, कोई पर्दे के पीछे हुए हों। मतलब आप के टेलीविजन ने, आप जैसे बड़े सहाफियों ने इसको बड़ा वाज़ेह दिखाया है और सबूत और शवाहिद के साथ दिखाया है। कैसे मुमकिन है कि आप वीडियोस को, ऑडियोस को, वो तमाम जो कनेक्शंस हैं जो कि रियासत ने उनके ऊपर स्टैब्लिश किए हैं, आप उनको डिनाई कैसे कर सकते हैं? खुद पीटीआई वाले डिनाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब्दुल्ला गुल साहब, कॉम्पनसेशन किससे की जा रही है? यानी अगर ये बैलेंसिंग फैक्टर है तो किससे बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है इसको? भाई यही बैलेंस किया जा रहा है, अवामी दबाव है, सीधी सी बात है। भाई ऐसे तो नहीं हमारी अदलिया का, बस मुझे अफसोस है के ऊपर आना बजाते खुद बहुत सारे सवालात को जन्म देता है ना। बात यह है कि बैलेंसिंग यह है कि जी बल्ले का निशान ले लिया, बल्ले का निशान ले लिया तो उसके बाद आपने इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं। भाई आप इलेक्शन लड़ने के लिए फिर तो आपको टीटीपी वालों को भी इजाजत दे देनी चाहिए ना। उसमें क्या है, उन्होंने भी तो जीएचक्यू पे ही हमला किया था, तो फिर उसमें क्या हो गया? उन्होंने भी जलाओ घिराव किया, उन्होंने भी आगे लगाई, उन्होंने भी दहशतगर्दियां की। अगर ये दहशतगर्दी का पर्चा नहीं है, देखें साफ सी बात है, 780A क्या है? एंटी टेररिस्ट एक्ट है और उसके तहत जो है पर्चे हुए हैं, रियासत ने पर्चे किए हैं और फिर उनको वैलिडेट करवाया गया है। बात ये नहीं है मुख्तलिफ रियासत का मतलब यहाँ सिर्फ अफवाज पाकिस्तान या कोई इंटेलिजेंस इदारे नहीं है, बल्कि तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं जिनमें पुलिस भी शामिल होती है, पुलिस के अंदर भी मुख्तलिफ महकमे हैं। फिर इसी तरीके से प्रोसिक्यूटर जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, एडवोकेट जनरल होता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो देखें ना, यहाँ सूरत हाल बड़ी दिलचस्प नहीं हो गई अब्दुल्ला गुल साहब की? एक तरफ तो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को जायज करार दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। अब उस पर जो अपील हुई है उसके ऊपर एक लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया, अगले हफ्ते इस पर समाअत होने जा रही है। दूसरी तरफ 9 मई में मुलव्वस लोग जो हैं उनको एक क्लियर गो हेड भी दे दिया गया है। तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो मुशर्रफ केस का फैसला, जो खुसूसी अदालत का फैसला था, एक तरफ से वो कलअदम हुआ, इसका भी ऑब्वियसली एक कहीं ना कहीं नजला तो गिरेगा, इदारों के माबैन तनाव की सी कैफियत तो होगी। लेकिन आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि अदलिया की तरफ से जो क्लीन चिट मिल रही है, कोई तनाव बढ़ेगा? मैं बड़ा वादे नजर आ रहा है। देखिए ना, अदलिया जो है वो आपका एक ठीक है, उन्होंने इंसाफ फराहम करना होता है और करना चाहिए भी है। और रियासत के अंदर जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, आप उन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को जो है आप ओवरराइड नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते, उनको अंडरस्टैंड करना होता है। जैसे मैंने गुजारिश की, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, होम मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे एक तरीका कार होता है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था पहले, लेकिन बाद में पता चला कि जैसे लोग जिनको 4th शेड्यूल में डाला जाता है, वो उनको निकालना और डालना दोनों बड़ा जान जोखों का काम है। पूरे साल में 2 मीटिंग्स बैठती हैं जिसके अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग शामिल होते हैं, यानी कि अकेला होम सेक्रेटरी ये काम नहीं कर सकता, चीफ सेक्रेटरी भी ये काम नहीं कर सकता। ये काम जो है वहां के डीसी, वहां का एसी, वहां के जो पुलिस वाले, वहां के जो इंटेलिजेंस के लोग, आईबी के लोग, ये तमाम फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि उन लोगों को एक तरफ जो है आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं? मुशर्रफ केस के ऊपर आप देख लें कि आपने जब वो हयात थे तो तब आप लोगों को ख्याल नहीं आया। इसका मतलब यह है कि तमाम जो ताने बाने हैं, वो ये लग रहा है कि जो हमारी अफवाज है उसको कहीं ना कहीं जो है आप डिमोरलाइज करने की जो काम हो रहा है वो हो रहा है। तो फिर मेरा सादा सा सवाल है सर कि क्या इदारे सेम पेज पर नहीं है? नजर तो यही आ रहा है कि इदारे जो हैं उनके अंदर एक इख्तलाफ राय पाई जाती है और मेरे ख्याल में जो अदलिया है वो समझ नहीं पा रही कि रियासत की मजबूरियां क्या हैं। यानी कि आप इलेक्शन लड़ने दें, चले इलेक्शन के बाद फिर जो है वो फिजा गर्म होगी, फिजा गर्म होगी तो वो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी और फिर या बाइकआउट या फिर एजिटेशन, दोनों का प्लान मौजूद है। अब तो मतलब किसी को भी आप पूछ लें तो वो आपको ये बता देगा कि जनाब एजिटेशन तो होनी है। अगर आप जीतेंगे तो आप कहेंगे एजिटेशन करेंगे कि हम इनकलाब ले आए,
और अगर आप हार गए तो आप कहेंगे जी धांधली हुई है। अब तमाम जो नहीं, लेकिन दरमियान में आपने एक और इस्तेलाह इस्तेमाल की, वो है बायकॉट। ये बायकॉट वाला को प्लान डी है? ये बहुत सारे इनके मल्टीपल प्लान हैं, लेकिन असल मसला क्या है, असल जो बात है उसको समझें। नहीं नहीं, मैं मुझे पहले से ये Instability। समझाइए कि बायकॉट कौन करने जा रहा है, और क्या एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर आपका इशारा तहरीके इंसाफ की तरफ है तो क्या पीटीआई को बायकॉट करने का इरादा रखती? बिल्कुल, ये देखें, ये बात तो मैंने तकरीबन 4 महीने पहले बोली थी, ऑन एयर बोली थी कि पीटीआई के पास जो है वो एक बायकॉट की ऑप्शन मौजूद है, और अब जो है बातें जो है वो खुल के सामने नहीं, आ लेकिन रही हैं। ऐसे वक्त में बिल्कुल जब बायकॉट अदलिया उनको करना रिलीफ चाहते दे रही है, उनके असीर और मफरूर कारकुनान को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल रही है, तो फिर भी बायकॉट कर देंगे? जी बिल्कुल, वो आपको मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूं। पंजाब असेंबली का जब उन्होंने तोड़ने की बात की और फिर नो कॉन्फिडेंस के अंदर जो है परवेज इलाही जीत गए, तो असेंबली क्यों तोड़ दी? इसका कोई अगर कोई मंतकी जवाब है आप मुझे नहीं, दीजिएगा। लेकिन उस पर तो फिर पछतावा भी हुआ ना कि हमने गलत फैसला किया था। तो हाँ तो पछतावा इस सूरत में भी होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर बात यह है कि वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कौम की 99% सपोर्ट हमारे साथ है, और अगर 99% है तो इसका मतलब है कि 99% सीट हमारे पास आनी चाहिए। अगर वो सीटें हमारे पास नहीं आती तो हम जो है वो जीत भी जाएं तब भी बायकॉट कर सकते हैं, हम जो है वो हार जाएं तो हारने से पहले अगर ये देखेंगे हालात और वाकयात और ग्राउंड रियलिटीज को, उसके अंदर भी बायकॉट कर तो सकते उसके हैं। लिए बैरोमीटर क्या है? ग्राउंड रियलिटीज को चेक करने का बैरोमीटर, यानी ये जो बायकॉट का डिसीजन है वो किन शराइत से मशरूत है? भाई यही है ना कि हमारी अभी पोजीशन क्या है, ये उसको फिर एक बैलेंसिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये बायकॉट तब करेंगे कि ये पहले अपने अवामी दबाव, प्रेशर और वो तमाम जो अपने सियासी दबाव है वो लाएंगे, और हुकूमत के साथ जो है वो कोई डील करने की कोशिश करेंगे, यानी कि कुछ ले कुछ दे की बुनियाद पे कुछ उनके लीडर को जो है वो रिहाई मिल जाए, कोई उनके ऊपर मुकदमात जो है वो खत्म कर दिए जाए, 9 मई को जो है वो फरामोश कर दिया जाए, फलाना ढिमकाना, और उसके बदले में जो है वो हम फिर आपको जो है फैसिलिटेट करेंगे। ये मामला जो है ना तो, ये खराबी की तरफ जा तो रहे हैं। इतवार के रोज पीटीआई पावर शो करने जा रही है, और बानी चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान किया है कि सब लोग सड़कों पर निकले। तो इतवार के रोज भी कोई टेस्टर होगा क्या? पानी की गहराई नापना मकसूद है, और ये टेस्टर दोनों तरफ से होगा, यानी एक तरफ तो पीटीआई अपने आप को टेस्ट कर रही होगी, तो दूसरी तरफ से रियासत भी टेस्ट करेगी, यानी रियासत का भी टेस्ट होगा कि इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। आप बड़े समझदार आदमी है, मैं तो आपकी बसीरत के ऊपर सलाम है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये टेस्टर है, ये दोनों के लिए जो है वो एक आप समझे कि एक इन्होंने वो मार्क रख दिया है, और ये यार्डस्टिक है। अगर जो इसके ऊपर जो है वो पूरा उतरेगा वो देख लिया जाएगा, क्योंकि माजी के अंदर ऐसे कई टेस्टर्स लगाए गए हैं। आपको याद है जब लाहौर से लोग आए, जब केपी से आए, ये कोई जो हमले करने की रविश है ये कोई पहली दफा तो नहीं हुई। और फिर दूसरी बात यह है कि ये देखे ना, मैंने ये बहुत सारे लोगों के साथ बात की थी, और मैंने यही कहा था कि जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है तो नतीजा ये होता है कि एक हीट ऑफ द मोमेंट होती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है जिसके अंदर आप लोगों को स्टॉप नहीं कर सकते। आपने बड़ी मुश्किल से 9 मई के बाद लोगों को जो है वो कोई नकेल डाली थी, अब वो तमाम की तमाम जो उनके ऊपर एक दबाव था, एक कैफियत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता धुंधला रही है, और नतीजे के अंदर एक खुदा ना खास्ता दोबारा एक फसादात की तरफ, एक नफरत की तरफ। क्योंकि देखें, अगर ये आपने अभी खुद बात की कि अगर ये रियासत के लिए भी टेस्टर है, तो अगर इतवार के दिन रियासत के लिए टेस्टर है और कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है, तो नतीजा क्या होगा कि यानी कि रियासत के लिए मजीद नफरत जो है उसको फरोग मिलेगा। उसके हवाले से जो है वो एक बयानिया बुना जाएगा, जिसको मगरिब की, जिसको बरतानिया में भगोड़ों की, जिसके भारत की पुष्ट पनाही हासिल होगी, जिसके अंदर वो इंस्टिगेट करेंगे लोगों को जो है, और उससे एक और नुकसान होगा, यानी कि वो ऐवान अदल के ऊपर भी जो है वो बकायदा उसके ऊपर प्रेशर आएगा। क्योंकि आपको याद होगा ऐवान अदल के ऊपर माजी के अंदर भी हमने देखा था, जब बंदयाल साहब वहां बैठे थे तो क्या हुआ था कि जी मुझे तो खबर ही नहीं मिली, पूरी दुनिया की खबरें मिल रही थी, आपने खुद तस्लीम कर लिया था, लेकिन कहा कि जी इस्लामाबाद आने की, तो फिर इस्लामाबाद को जलते देखा ना आपने? कोई ऐसी तो बात नहीं है कि तो जलते नहीं देखा, यानी कि वो जो पेट्रोल बम थे मंजरनामा वो भूल जाए। आप बयान कर रहे हैं, ये तो बड़ा हौलनाक है। तो फिर ऐसे में क्या इलेक्शंस हो जाएंगे? नहीं, फिर इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान को ये कौन है जो चाहता है कि डिस्टेबलाइजेशन की तरफ लेके जाए? माजी में किन किन ने कोशिश की, और ये क्या इंटरनेशनल प्लान का हिस्सा नहीं है? क्या ये हकीकत नहीं है कि एक तरफ जो फलस्तीन वाला मामला है वो एक बहुत ही गर्मी की तरफ 3.5 महीने हो गए हैं,
हमास कंट्रोल में नहीं आ रही, और उसके लिए वो ये घबरा रहे हैं, यहूदियों की रियासत जो है वो घबरा रही है इसराइल, कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की सपोर्ट आ जाए। आप देखें, अभी आर्मी चीफ साहब वहां गए हैं, उन्होंने अमेरिका में बैठ के जो है वो फलस्तीन की सपोर्ट की। अभी परसों जो उन्होंने कन्वेंशन के अंदर खिताब किया यूथ के अंदर, उसके अंदर उन्होंने भरपूर फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से मौकफ पेश किया। मैं वहां मौजूद था। तो मुझे ये बताएं कि ये तो खतरा है ना, फिर उनको तो पाकिस्तान की रियासत से ही तो खतरा है। क्यों हमारे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्क मासवाए जो है वो इसराइल के, तो फिर अच्छा, अब्दुल्ला पाकिस्तान गुल एक साहब, न्यूक्लियर रियासत है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब, लास्टली वेरी क्विकली, आप क्योंकि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो मुझे बताएं कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त एक नए मॉडल का जिक्र और बाज़गश्त भी वहां से आ रही है, तो ये क्या मॉडल होगा और थिंक टैंक क्या मशवरे दे रहा है? आप बड़ा क्लोज बैठे हुए हैं, थिंक देखिए, टैंक क्या मैं मशवरे तो दे रहा है इस वक्त? देखें, मॉडल की तो बात बड़ी वाज़ेह है। अभी आर्मी चीफ साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, और मैंने फिर जो है वो यही अंदाजा हुआ कि लोग इनके खिलाफ क्यों हैं, सोशल मीडिया पे इनके खिलाफ जो है वो क्यों झूठा बयानिया जो है वो गढ़ा जा रहा है। तो पता चला है इसलिए कि एक हाफिज कुरान जो है वो पाकिस्तान के दो कौमी नजरिए को बयान कर रहे थे कि क्या वजह है कि दो कौमी नजरिया क्यों पेश हुआ। उन्होंने जो है कुरान की आयात और इकबालियात से जो है वो अपनी तकरीर जो थी वो भरपूर थी और नजर आ रहा था। और वो जो आप फॉर्मूला बता रहे हैं वो आर्टिकल 2A है, जो कहता है कि कुरान और जो अल्लाह की हकमियत आला को कायम करो। दूसरी तरफ आर्टिकल 227 कहता है कि कुरान और सुन्नत के जो है वो मुतजाद कोई कानून नहीं बनेगा। अब अगर मुतजाद का लफ्ज उठा के खत्म कर दिया जाए और इसको ताबे कर दिया जाए, तो ये एक आईनी तौर पर एक रेवोल्यूशन होगा। इसको सॉफ्ट रेवोल्यूशन कह सकते हैं। वो तमाम कवानीन जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, वो जो है एक नए मॉडल को जन्म देंगे, जिसके अंदर एक ऐसा निजाम इंसाफ और अदल कायम होगा जो एंग्लो सैक्सन लॉ के अच्छा, ऊपर मुझे बेस्ड मुझे नहीं होगा। मुझे अब्दुल्ला गुल साहब ब्रेक लेनी है। मुझे चंद सेकंड्स में बताइए कि कहीं ये कौमी असम्बली की जो आईनी मुद्दत है उसको कम करके वजारत उज़्मा की मुद्दत को कम करने का भी कोई प्लान है? येस और नो में बता दीजिए, फिर मुझे ब्रेक लेनी। एवरीथिंग इज पॉसिबल।